वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों का government.vlogs यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम भौतिक विज्ञान कक्षा 12th का चैप्टर नंबर 2 का अध्ययन कर रहे थे। आज हम अध्ययन करेंगे संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। प्यारे विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि आप यूँ भी कह सकते हो कि सर संधारित्रों के संयोजन की आवश्यकता क्यों हुई, या हम संधारित्रों का संयोजन क्यों करते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब यह है कि कई बार हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं और हमें अपने पंखे में संधारित्र लगाने की आवश्यकता होती है, या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में संधारित्र लगाने की आवश्यकता होती है, और उस दुकानदार के पास कुछ माइक्रोफेरड, जैसे मान लो 1 फेरड, 1 माइक्रोफेरड या 2 माइक्रोफेरड या 3 माइक्रोफेरड धारिता के संधारित्र हैं। अब वो दुकानदार ये कहता है कि आप इन संयुक्त धारिताओं के संधारित्रों को संयोजन करके इन धारिताओं से अधिक धारिता का भी बना सकते हो और कम धारिता का भी बना सकते हो। तो वो दुकानदार कहता है कि आप इनसे संयोजन करके अधिक धारिता के भी संधारित्र बना सकते हो और इनसे कम धारिता के संधारित्र बना सकते हो। तो इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए आज हम पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन, कि अधिक धारिता का बनाने के लिए संयोजन कैसा करना चाहिए और कम धारिता का बनाने के लिए संयोजन कैसा करना चाहिए। तो टुडे स्टडी अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। डियर स्टूडेंट्स, जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है वो 2 प्रकार का होता है। संयोजन 2 प्रकार का होता है। नंबर 1, श्रेणी क्रम संयोजन। नंबर 2, पार्श्व क्रम, या इसे हम बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। इसे अंग्रेजी में कहते हैं सीरीज, SERES, सीरीज कॉम्बिनेशन। और इसे हम कहते हैं PARALLEL, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन में। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जब हम 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो वो आपके इस प्रकार होते हैं। ये मान लिया कि संधारित्र C1 है, ये मान लेते हैं संधारित्र C2 है, और ये मान लेते हैं कि संधारित्र C3 है। इन तीनों संधारित्रों को हम एक बैटरी V से जोड़ देते हैं। पहले संधारित्र A और B के मध्य स्थित है, दूसरा संधारित्र B और C के मध्य स्थित है, तीसरा संधारित्र C और D के मध्य स्थित है।
C1 संधारित्र में आवेश क्यों है, इसमें संधारित्र में आवेश क्यों है, इसमें भी संधारित्र आवेश क्यों है। मान लिया संधारित्र C1 के सिरे A और B के मध्य विभवांतर V1 है, B और C के मध्य विभवांतर V2 है और C और D के मध्य विभवांतर V3 है। ये भी हमने मान लिया। देखो अब आप यह देख रहे होंगे कि जहाँ पर बिंदु बदल रहे हैं वहाँ विभवांतर बदल रहा है, अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि बिंदु बदलने पर विभवांतर बदलता है। और देखो यहाँ पर जो रास्ता है वो एक ही है। जब मार्ग एक ही होता है तो आवेश एवं धारा का मान नहीं बदलता है। तो आप ये दो ट्रिक्स अपने दिमाग में रखकर किसी भी प्रकार के संयोजन को आप इजी वे में हल कर सकते हैं। तो ट्रिक नंबर फर्स्ट है, ट्रिक नंबर फर्स्ट, ट्रिक बिंदु बदलने पर विभवांतर बदलता है। बिंदु बदलने पर विभवांतर बदलता है। देखो यहाँ बिंदु बदल रहा है, विभवांतर V1 है, यहाँ बिंदु बदल रहा है, विभवांतर V2 है, यहाँ बिंदु बदल रहा है, विभवांतर V3 है। दूसरा पॉइंट है मार्ग बदलने पर, मार्ग या रास्ता बदलने पर आवेश ओब्लिक धारा बदलती है। ये दो रामबाण चीज़ें हैं। यदि ये आपके दिमाग में हैं तो आप किसी प्रकार के संयोजन का हल निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने संधारित्र C1 का आवेश क्यों रखा है, संधारित्र C2 का आवेश क्यों रखा है और संधारित्र C3 का आवेश भी क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पर जो मार्ग है वो एक ही है। और जब मार्ग एक ही होता है तो उस स्थिति में आवेश हो या धारा हो वो कभी नहीं बदलती है। जब मार्ग बदलेगा तब आवेश बदलेगा और तभी धारा बदलेगी। और जब बिंदु बदलेंगे तो विभवांतर बदलेगा, बिंदु नहीं बदलेंगे तो विभवांतर नहीं बदलेगा। तो ये आप ट्रिक अपने माइंड में रखकर इस संयोजन वाली समस्या का समाधान आप निकाल सकते हो। नहीं तो रटने वाला रास्ता तो बहुत टेढ़ा है, आप भूल भी सकते हैं। तो हमने 3 संधारित्र C1, C2 और C3 को श्रेणी क्रम में संयोजित किया। 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित, 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित चित्रानुसार किया। अब देखो बिंदु A और B के मध्य विभवांतर VB माइनस VA इज इक्वल टू V1 और B और C के मध्य विभवांतर VC माइनस VB इज इक्वल टू VT और C और D के मध्य विभवांतर VD माइनस VC इज इक्वल टू V3। यदि इन तीनों का सम करूं, इन तीनों का मैं योग करूंगा तो मुझे V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर, देखो ये C से C कैंसिल हो जाएगा, B से B कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा VD माइनस VA, अर्थात A और B के मध्य विभवांतर माना A वह
डी के मध्य विभवांतर V है तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये समीकरण नंबर हो गया 1। आशा करता हूं कि इतनी बात आपके समझ में आ रही होगी। अब हम जानते हैं कि धारिता C इज इक्वल टू Q अपॉन V होती है। हम जानते हैं कि धारिता C इज इक्वल टू Q अपॉन V होती है। संधारित्र या प्रथम संधारित्र की धारिता C1 है और C1 क्या जाएगा, प्रथम संधारित्र A और B के मध्य स्थित है जिसका विभवांतर V1 है, आवेश Q है, तो क्या जाएगा Q अपॉन V1। इसी प्रकार दूसरे संधारित्र की धारिता C2 बराबर Q अपॉन V2 और तीसरे संधारित्र की धारिता बराबर C3 बराबर Q अपॉन V3। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम क्या करेंगे, C1, C2, C3 के मान समीकरण 1 में रखेंगे, या यूँ कहेंगे C1, C2, C3 के मान समीकरण 1 में रखने पर C, C1, C2 वह C3 के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो V इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन C तो यहाँ पर मैं लिखूंगा V वह V1 वह V2 वह V3 के मान समीकरण 1 में रखने पर Q अपॉन C1 Q अपॉन C2 व Q अपॉन C3। तो यहाँ रहेगा Q अपॉन C। इन तीनों पदों में Q कॉमन है, उसको मैं बाहर निकालूंगा, अंदर बचेगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। और देखो ये आपका Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये 1 टाइम्स आएगा, तो 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो तुल्य धारिता है, इस तुल्य धारिता C का व्युत्क्रम दिए गए तीनों धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, देखो रटने वाली बात नहीं है, यहाँ पर देखो C क्या है, तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, तुल्य धारिता का व्युत्क्रम दिए गए संधारित्रों की धारिता के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है।
ये जो हमारा स्टेटमेंट आया है, समीकरण 2 वाला जो स्टेटमेंट आया है कि तुल्य धारिता का व्युत्क्रम दिए गए धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। और जब ऐसी वाली स्थिति होती है, जब हम व्युत्क्रमों का योग और दी गई तुल्य धारिता व्युत्क्रम का मान C निकालते हैं, तो ये जो C मान आता है वो दी गई धारिता C1, C2, C3 से कम होता है। तो ये एक स्पेशल बात हो गई। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि जो C1, C2, C3 की धारिता है वो तुल्य धारिता से अधिक होती है। तो ये एक रिमार्क करके हम लिख सकते हैं, रिमार्क नंबर 1, C1, C2 व C3 की धारिताओं का मान तुल्य धारिता C से अधिक होता है। C1, C2 व C3 की धारिताओं का मान तुल्य धारिता C से अधिक होता है। या हम यूँ कह सकते हैं, तुल्य धारिता C का मान दी गई धारिताओं C1, C2 और C3 से कम होता है। तो ये दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा। अब देखो, समांतर श्रेणीक्रम संयोजन का प्रयोग हम उस स्थिति में करते हैं जब विभव अधिक हो और धारिताएं कम हो। ये देखो धारिता कम आ रही है, तो इस संयोजन का प्रयोग उस स्थिति में करते हैं, इस संयोजन का उपयोग अधिक विभवांतर अधिक वोल्टता इस संयोजन का उपयोग अधिक वोल्टता में कम धारिता के लिए किया जाता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद हम अध्ययन करेंगे पार्श्व क्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन। देखो, ये ट्रिक हमेशा काम आती है, इसे आप याद कर लीजिए। दूसरा हमारा है पार्श्व क्रम संयोजन। इसमें जो संधारित्र होते हैं वो एक दूसरे के समांतर क्रम में लगे होते हैं, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस। ये दूसरा आपका यूं लगा होगा। अब देखो, इस बार बिंदु क्या हैं, P और Q बिंदु फिक्स हैं, बिंदु नहीं बदल रहे हैं। बिंदु नहीं बदल रहे हैं तो विभवांतर नहीं बदलेगा। बिंदु नहीं बदल रहे हैं तो विभवांतर नहीं बदलेगा। इस बार मार्ग बदल रहा है, इसका मतलब है आवेश बदलेगा। यहाँ मार्ग, यहाँ Q आवेश आ रहा है तो यह मार्ग बदल Q1 हो जाएगा, इस मार्ग पर Q2 हो जाएगा, इस मार्ग पर Q3 हो जाएगा। ये मान लो संधारित्र C1 है जिसका आवेश Q1 है, ये संधारित्र C2 है जिसका आवेश Q2 है, ये संधारित्र C3 है जिसका आवेश Q3 है। यहाँ पर विभव V है, यहाँ पर भी विभव V है, यहाँ पर भी विभव V है, और यहाँ से Q1 Q2 Q3 जाएगा तो Q इजिकल टू क्या हो जाएगा, Q1 Q2 Q3। जब मार्ग नहीं बदलता है, जब मार्ग बदलता है तो आवेश बदलता है या धारा बदलती है। तो हमने तीन संधारित्रों को
तीन संधारित्रों को चित्रानुसार संयोजित किया है, जिसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। चित्रानुसार हमने बिंदु P पर आवेश Q को तीन भागों में वितरण किया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। या चित्रानुसार आवेश संरक्षण के नियम से, या चित्रानुसार आवेश संरक्षण नियम से यदि यह बिंदु P पर आवेश तीन भागों में बट गया तो बिंदु Q पर आवेश तीन भागों में वापस इकट्ठा हो गया। तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, समीकरण नंबर 1। अब देखो, प्रथम संधारित्र के लिए धारिता C इज इक्वल टू Q अपॉन V होती है। तो प्रथम संधारित्र का हम यूज करते हैं। प्रथम संधारित्र के लिए संधारित्र C1 है और आवेश Q1 है, विभव V है। तो डेट्स इंप्लाइज Q1 इज इक्वल टू C1V। और हम जानते हैं कि आवेश Q इज इक्वल टू CV होता है, हम ये भी जानते हैं। इसी प्रकार दूसरे संधारित्र के लिए आवेश Q2 बराबर C2V और तीसरे संधारित्र के लिए Q3 बराबर C3V। हम क्या करेंगे, Q1, Q2 और Q3 के मान समीकरण 1 में रख देंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Q1, Q2 वह Q3 के मान समीकरण 1 में रखने पर तो Q क्या आएगा, Q इज इक्वल टू CV और Q इज इक्वल टू C1V, C2V और C3V। तो CV इज इक्वल टू V इन तीनों पदों में क्या है, कॉमन है, जिसे हम बाहर निकालते हैं तो C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आपका V से V कैंसिल हो जाएगा तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इस प्रकार इस समीकरण से स्पष्ट है कि जो समांतर क्रम संयोजन होता है या पार्श्व क्रम संयोजन होता है उसमें तुल्य धारिता का मान तीनों संधारित्रों की धारिताओं के मान के योग के बराबर होता है।
तो हम लिख देंगे तुल्य धारिता का मान तीनों संधारित्रों की धारिताओं तीनों संधारित्रों की धारिता के योग के बराबर होता है। तुल्य धारिता का मान तीनों संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होता है, अर्थात C=C1 + C2 + C3। अब इसमें कुछ पॉइंट रिमार्क वाले हैं, वो आप लिख लीजिए। रिमार्क नंबर 1 या पॉइंट टू रिमेंबर नंबर 1, तुल्य धारिता का मान सदैव दिए गए संधारित्रों की धारिताओं के मान से अधिक होता है। तुल्य धारिता का मान दिए गए संधारित्रों की धारिता से बड़ा होता है या अधिक होता है। इससे पहले हम देखा था कि जो श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य धारिता का मान था वो दिए गए संधारित्र धारिता से कम था। अब जब मैंने आपको बताया था, या इसमें एक चीज़ और लेते हैं, इस संयोजन का उपयोग उन परिस्थितियों में करते हैं जब हमें कम विभव पर अधिक धारिता की आवश्यकता होती है। जब हमें कम विभव पर अधिक धारिता की आवश्यकता होती है। इस स्थिति का यानी कि पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन तब करते हैं जब हमें कम विभव पर अधिक धारिता की आवश्यकता होती है। तो ये पॉइंट टू रिमेंबर था, ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है, तो आप इसमें लिख देंगे। अब जो हमारा शुरुआत में प्रश्न था कि जब एक दुकानदार, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आशा करता हूँ कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जो मेरा क्वेश्चन शुरुआत में था कि एक दुकानदार के पास 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड के संधारित्र हैं, तो अधिक धारिता प्राप्त करने के लिए वो क्या करेगा, और कम धारिता प्राप्त करने के लिए क्या करेगा। तो दुकानदार के पास 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र हैं। तो इनसे अधिक धारिता प्राप्त करने के लिए अधिक धारिता का संधारित्र बनाने के लिए समांतर क्रम में जोड़ेगा या समांतर क्रम में संयोजन करेगा। जिससे कितना संधारित्र आएगा, 1 2 3 6, 1 + 2 + 3 = 6 माइक्रोफैराड धारिता का संधारित्र बन जाएगा, जो कि दिए गए संधारित्र 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड से अधिक है। दूसरा, ये तो केस नंबर फर्स्ट हो गया। दूसरा, कम धारिता का संधारित्र बनाने के लिए इन तीनों धारिताओं से कम धारिता का संधारित्र बनाने के लिए
कम धारिता का संधारित्र बनाने के लिए श्रेणी क्रम में संयोजन करेगा। और रिजल्ट क्या आएगा? 1/c इजिकल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। तो 6 प्लस 3 प्लस 2, तो 1/c इजिकल टू 11/6। तो c इजिकल टू 6/11 माइक्रोफेरड। ये c इजिकल टू 0.5 माइक्रोफेरड राउंड फिगर में। अब देखो 0.5 माइक्रोफेरड इन दिए गए तीनों धारिताओं के मान से कम है। तो कम धारिता का संधारित्र बनाने के लिए हम उन्हें श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे और अधिक धारिता का संधारित्र बनाने के लिए हम संधारित्रों को समांतर क्रम संयोजन में संयोजित करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको संधारित्रों का संयोजन समझ में आएगा। आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।